खगड़िया में एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नफरत की आग लगाकर देश का माहौल खराब करना बीजेपी का एजेंडा है। आग में आम आदमी जलता है, उसके घर का सामान जलता है, लेकिन कुत्ता कभी नहीं जलता, वह दुम दबाकर भाग जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूंछ में जो आतंकी हमला हुआ है वो पुलवामा घटना से मिलता है। आशंका है कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के लिए घटना की साजिश रची हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मामले पर जवाब दें। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री आजकल बिहार का दौरा हफ्ता में ही कर रहे हैं, जैसे लगता है कि बिहार में ही युद्ध हो रहा है। देखिए भाई वीरेंद्र हमेशा विवादास्पद पार्टी के विवादास्पद बयान देने के बयानवीर हैं। वो इसीलिए राजद में अभी तक बने हुए भी हैं क्योंकि वो राजद की संस्कृति के बयान देते हैं। नहीं तो पार्टी ने तो उनको कितना भी किनारा किया हुआ है। भाई बहनों की पार्टी ने क्या क्या किया है उनके साथ उनको मालूम है। किस प्रकार से उन्होंने चुनाव में क्या किया, उसके बाद क्या क्या विषय हुए, और मंत्री नहीं बनने के बाद किस प्रकार से तनाव में वो रह रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि वो भाई वीरेंद्र ये तनाव के वातावरण में इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देश की बात है, इस देश में आतंकवादी घटनाएं पिछले 9 वर्षों में किस प्रकार से घटी और ख़त्म हुई, ये हम लोगों ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। जिस कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, हर महीने आतंकवादी घटनाएं होती थी, जनता के में लोग मारे जाते थे। आज कश्मीर में भी अगर अमन चैन बहाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। और गृह मंत्री की बात करते हैं, गृह मंत्री को तो ये भी चिंता है कि बिहार में क्या हो रहा है, और गृह मंत्री जी को ये भी चिंता है कि इस देश में क्या हो रहा है। और देश में आज सुरक्षा और अमन का वातावरण बना है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कारण। और भाई वीरेंद्र जो बयानवीर बन रहे हैं, वो अगर यही बयान देते भी रहेंगे तो भी उनको मंत्रिमंडल नहीं भेटाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बैठा है, कहीं दाल नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी ने आज अपने सरकारी आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है, मैं सच के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यह घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब लोकतंत्र में शब्द का प्रयोग जैसे भी करें, आप किसी का अपमान करते हैं, किसी क्षेत्र का, किसी समाज का, एक ओबीसी समाज को पूरी तरह से अपमानित करने का काम करते हैं। जनेऊ पहनने के बाद ये नहीं होता है कि जनेऊ पहनिएगा तो किसी को अपमानित कर दीजिएगा। कल तक टोपी पहनते थे, आज जनेऊ पहनना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके शब्द कुछ भी हो जाएंगे। इस देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके अनुकूल वातावरण बनाइए। और आज आप जो चाबी लौटा रहे हैं, ये तो आपको सज़ा मिली है। इस देश की जनता के न्यायिक प्रक्रिया ने आपको सज़ा सुनाई कि जनता ने आपको जरूर सेवक बना के भेजा था, पर आप सेवा के नहीं, आप इस देश में समाज को तोड़ने में लग गए थे, उसकी सज़ा मिली है। तो राहुल जी, ये आपको सज़ा के रूप में मिला है, अब तो शर्मिंदगी व्यक्त कीजिए, अब तो इस देश की जनता से माफ़ी मांगिए। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ईडी के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। उन्होंने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को और कथित आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी जोगिंदर को नोटिस भेजा है और 48 घंटे के भीतर माफ़ी मांगने को कहा है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। वो उसी पार्टी के नेता है ना, जिस पार्टी के मुखिया हर दिन माफ़ी मांगते रहते हैं कि मेरी से ये गलती हो गई, मैं सज़ा के लिए कोर्ट में से भी, जनता के बीच में भी माफ़ी मांगने। तो 2 दिन बाद देखिएगा कि संजय सिंह खुद माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संजय सिंह को ये बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है उनके 2 मंत्री अभी जेल में हैं, उनको अभी तक उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय के शरण में जब आप गए थे तो क्या कारण था? अभी तक आपके पास अच्छे वकील हैं, आप दिल्ली में पूरी पार्टी आपकी है, 2 राज्यों में सरकार है, वकील ले जाते और न्यायालय की प्रक्रिया में बेल लेके आते, तो वो तो नहीं हुआ। तो या तो आप राजनीतिक द्वेष के कारण उनको जेल में छोड़े हुए हैं, या आपको मालूम है कि वो सजा सही में दोषी हैं इसलिए जेल के अंदर हैं। तो संजय सिंह जी, ये राजनीति रोटी सेकना बंद कीजिए। आज आपके डिप्टी सीएम और आपका मंत्री जेल में है, जनता को ये बताइए कि क्यों नहीं उसको बेल मिल पा रहा है। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन कभी भी कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, कोई आवागमन बंद नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कानून का राज है और ये सब के लिए सम्मान है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। देखिए, हर पर्व त्यौहार का सम्मान है, सभी धर्म को। ये भारत की खूबसूरती यही है कि हम सभी धर्मों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्यौहार मनाते हैं। लेकिन साथ में ये भी लागू होता है कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है
और वो सब के लिए सामान्य न्याय और सब के लिए सामान्य कानून होता है। और इसीलिए सभी धर्मों को अपने उस कानून और संविधान का भी पालन करना चाहिए और इसी के तहत अगर यूपी ने उस काम को आगे बढ़ाया तो सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। एक और है, अजीत पवार ने पुणे के पिपरी पिछवाड़ वाड़ में मराठी अखबार सकाल के कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। 1984 के बाद साल 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन 2014 में मोदी ने करिश्मा कर दिखाया। किनका बयान है? अजीत पवार, एनसीपी के लीडर महाराष्ट्र। देखिए, जो बातें इतिहास बन चुकी हैं, इस देश में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की ही सरकारें देखी, उसके बाद किसी दलों को पूर्ण बहुमत नहीं होने दिया और हमेशा कांग्रेस ने दलों को तोड़ तोड़ कर हमेशा रखा और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में बहुत बड़े गठबंधन का एक राजनीति शुरू हुआ और गठबंधन के धर्म से भी लोग आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने लक्ष्य के साथ काम कर रही थी सभी दलों को लेकर, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में एक जरूर नेतृत्व मिला जिसने देश में एक विश्वास का माहौल बनाया और देश की जनता ने भी उन पर आस्था व्यक्त की। इसी का नतीजा है कि 2014 और 19 दो बार हमें उतनी बड़ी अपार सफलता मिली। अजीत पवार जी अगर ये बात बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वही बात बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज देश का जो माहौल बना है कि देश आज पूरे विश्व में अब पटल पर भारत आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं एक विकासशील देश के साथ विकसित देश के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कई दलों के लोग अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही नेतृत्व एक निर्णायक नेतृत्व बन रहा है इस देश को आगे ले जाने में।